Good afternoon everyone, this is Rajesh Sharrier and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 सॉल्यूशंस क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले इस लेक्चर में उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद रॉल्ड्स लॉ, हेनरी लॉ के बाद रॉल्ड्स लॉ। दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ में एक लॉ डेफिनेटली है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ एंड द फोर्थ वन इज प्रूफ दैट, प्रूफ करो कि कैसे रॉल्ड्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। मतलब रॉल्ड्स लॉ कोई अलग सा लॉ नहीं है, हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस आपका रॉल्ड्स लॉ है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो है वेपर प्रेशर। तो जैसा कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है वेपर, वेपर का मतलब होता है वाष्प यानी भाप, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है। देखो, वोलाटाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आसानी से वेपर बन जाए या भाप बन जाए, आसानी से वाष्प बन जाए, आसानी से गैस बन जाए, लिक्विड है ना। तो दैट लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड किसको बोलेंगे? दैट लिक्विड विच वेपोराइजेज ऑन हीटिंग इज नोन एज वोलाटाइल लिक्विड। कोई भी ऐसा प्रकार का लिक्विड, तरल पदार्थ जिसको जैसे ही गर्म करते हैं वो फटाक से वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, पेट्रोल, वाटर, ये सब को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है? ये लिक्विड से गैस यानी वेपर में चला जाता है। अगर आपको कोई बोल दे कि कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन कंपाउंड, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर वाला वो बहुत जल्दी वोलाटाइल नहीं होता है ना। जनरली सारे लिक्विड वोलाटाइल होते हैं, लेकिन आपको वो ध्यान रखना है कि वो लिक्विड जो आसानी से वेपर बन जाए उसको वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? वाटर, अल्कोहल एंड पेट्रोल। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है? हम लोगों ने क्या किया, देखो, एक वेपर प्रेशर आपको तब समझ में आएगा जब आपको मैं एक रफ डायग्राम बताऊँ। ठीक है, सपोज दैट ये जो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। व्हाट डू मीन बाय लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है ना। सपोज दैट दिस इज अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट मतलब आग दे रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग हीट कर रहे हैं आग दे करके, और ये क्लोज्ड है। तो होगा क्या, जैसे ही हम लोग हीट करना शुरू करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, इसमें से दोनों, इसमें दो चीज़ है ना, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। मान लो ना मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो वैसा लिक्विड जिसका मेल्टिंग, ये जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आसानी से तुरंत पहले ही जा करके भाप बन जाएगा। तो अल्कोहल पहले ही बॉयल हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो अल्कोहल के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे ना। ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, बंद कंटेनर है। अब ये वेपर, जो गैस के वेपर अल्कोहल के, ये जैसे ही टकराएंगे किससे? ये जो वॉल है कंटेनर का, ये जो दीवार है, जैसे ही टकराएंगे तो हम लोग जानते हैं ना, जब भी हम लोग हमारे घर में जितनी भी माताएं, मम्मी हैं, पापा हैं, या जो भी घर में खाना बनाता होगा, तो कुकर में जब खाना बनाते हो तो क्या होता है? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, और जैसे ही वो स्टिक करता है, जैसे ही टकराता है कुकर का हैंडल से, तो वो फिर क्या हो जाता है? पानी में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर लिक्विड है, ये गैस बना हुआ है, और जैसे ही ये वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा के जाएगा फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? देखो, होता क्या है, पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रहता है, दोनों लिक्विड है, अल्कोहल एंड वाटर, ये क्लोज कंटेनर है। ठीक है, हम इसको हीट करना शुरू कर दिए। जैसे ही अपन हीट करना इसको शुरू करते हैं इस कंटेनर को, तो क्या होता है? गैस बबल्स बनना शुरू हो जाता है। अब शुरू में क्या है? शुरू में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड था, गैस का वैल्यू जीरो था, वो गैस था ही नहीं था। धीरे धीरे क्या होगा? लिक्विड कम होता जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जिसमें जितना गैस का मॉलिक्यूल्स है उतना ही आपका लिक्विड का भी मॉलिक्यूल्स होगा। उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो कि क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हो जाता है कि जितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उतना ही नंबर ऑफ वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अब ये जो गैस है ये अपना प्रेशर लगाएगा किस पर? लिक्विड पर। गैस मॉलिक्यूल्स क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा लिक्विड पर। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, वेपर यानी भाप, भाप के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर, फिर से सुनो, भाप के द्वारा, दैट इज वेपर के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर किस पर? लिक्विड पे। कब सर? इक्विलिब्रियम पे। उस प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये सारे वेपर है। तो ये क्या करेंगे, ये जो लिक्विड ब्लू ब्लू दिख रहा है इस पर प्रेशर लगाएंगे, दबाव लगाएंगे। किस सिचुएशन में? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में वेपर के द्वारा लिक्विड में प्रेशर लगाना, उसी प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई पी नोट। पी नोट कैसे लिखोगे? पी, ठीक है, बराबर पी नोट, इस तरीके से। ये जो ओ है ना, ये ऊपर लिख देना, ठीक है, पी नोट है ना। पी नोट का मतलब वेपर प्रेशर, ओके, इक्विलिब्रियम वाला। चलो नेक्स्ट आते हैं रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है? तो रोल्स लॉ समझने के लिए आपको ये दो चीज़ आना चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्टली स्टेटमेंट में वेपर प्रेशर पढ़े। वोलेटाइल लिक्विड जो आसानी से भाप बन जाता है। तो रोल्स लॉ क्या बोलता है? स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड वेपर, मतलब ये सॉल्यूशन, ध्यान दो, हेनरी लॉ का जो हम लोग लॉ पढ़े थे उसमें गैस डिजॉल्व था लिक्विड में, इसमें लिक्विड डिजॉल्व है लिक्विड में, मतलब ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई भी दो वोलेटाइल लिक्विड का आप घोल बना लो, द प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट है, वहाँ पर सॉल्यूट है और वहाँ पर सॉल्वेंट है, दो चीज़ मिला हुआ ना, तो हर एक का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये पूरी तरीके से हेनरी लॉ की तरह ही काम करता है। हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे? काई से डिनोट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगा, यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे। वहाँ पर अंतर क्या है दोनों में, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ में? हेनरी लॉ में क्या होता था कि गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते थे, इसमें क्या होता है कि अपन लोग लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लेते कि हमारे पास दो चीज़ है, एक रेड कलर का कोई चीज़ है, ठीक है, और एक ब्लू कलर का कोई चीज़ है, मतलब एक ब्लू कलर का लिक्विड है, एक रेड कलर का लिक्विड है। इसको अपन क्या करना शुरू कर दिए? हीट करना शुरू कर दिए और कंटेनर को, बर्तन को बंद कर दिए। तो जाहिर से बात है दोनों धीरे धीरे, पहले जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जा कर के वेपर बनेगा। मान लो ब्लू वाला का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके बाद जैसे जैसे हीट करेंगे फिर रेड वाला भी क्या करने लगेगा, पिंक वाला भी जो है वो भी वेपर बनना लगेगा, है ना। तो दोनों का अलग अलग प्रेशर आएगा। इसको मान लेते हैं प्रेशर ऑफ ए, और ये जो पिंक वाला उसको मान लेते हैं प्रेशर ऑफ बी। तो यही दो कंपोनेंट है ना, प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी। तो वही बोल रहा है प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ध्यान दो ये उसी लॉ के लिए है, उसी ये लॉ उसी सॉल्यूशन के लिए जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हो। प्रेशर इज, यहाँ से तो सेम चीज़ है हेनरी का, प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रोल्स लॉ किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो हेनरी लॉ एप्लीकेबल था जब अपन लोग गैस को लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते थे। कैसे? याद रखो, एक ही एग्जांपल हेनरी लॉ का याद रखो, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर या कोक। कार्बन डाइऑक्साइड जो कोक में मिक्स रहता है, मतलब गैस इन लिक्विड। रोल्स लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है। पहला, अगर दोनों लिक्विड है तब भी, या सॉलिड को लिक्विड में मिला दो तब भी एप्लीकेबल है, या गैस को लिक्विड में मिला दो, जो कि हेनरी लॉ था। तो ये तीनों चीज़ एप्लीकेबल होता है रोल्स लॉ। मतलब रोल्स लॉ बड़ा लॉ है, हेनरी लॉ एक छोटा लॉ है। हेनरी लॉ सिर्फ और सिर्फ गैस इन लिक्विड का मिक्सचर के लिए काम करता है, लेकिन रोल्स लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है रोल्स लॉ में? पहला स्टेटमेंट कि फॉर अ मिक्सचर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड द प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? रोल्स लॉ किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? तीनों के लिए, मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ गैस इन लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ, है ना। तो ये जो तुम्हारा पिक्चर दिया हुआ है यही है डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसी चीज़ को अपन डिराइव करते हैं। जब आप लोग बोर्ड्स में करोगे तो क्या करोगे? देखो मैं जैसे जैसा लिखते जा रहा हूँ, है ना, जैसे वीडियो पॉज करके फटाक से डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ, नोट्स में कुछ उतारो या ना उतारो, लेकिन जैसे ही वीडियो देखो सबसे पहले फेयर कॉपी निकाल करके रोल्स लॉ का डेरिवेशन कर लो, क्योंकि डेरिवेशन इसका आता ही या तो हेनरी लॉ या तो रोल्स लॉ, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉपी में आप क्या करोगे? कॉपी में आप बीकर लोगे, एक बर्तन लोगे, ठीक है। उसमें दो प्रकार का लिक्विड लोगे। एक लिक्विड मान लो मैंने पिंक का ले लिया, और एक लिक्विड मैंने मान लो पर्पल का ले लिया,
इस तरीके के। आप भी कोई भी 2 अलग अलग प्रकार का कलम का लिक्विड बना लेना, ठीक है। इसको हम लोग हीट करना शुरू करेंगे। बर्नर है ना, लालटेन बर्नर जो बोलते हैं, बंसन बर्नर जो होता है, वो लगा दिया, इस पर हीट करना शुरू किया। अब क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ ऊपर आ जाएगा। तो मान लेते हैं ना कि जो पिंक वाला है वो आसानी से, वो अल्कोहल है मान लो, और ये जो है ये वाटर है, पर्पल वाला। तो ये जो पिंक वाला है आपका, ये आसानी से क्या हो जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। इसको पिंक से बना देते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये गैस बनना शुरू हो जाएगा, और ये गैस क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, किस पर, लिक्विड पे। तो गैस मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है लिक्विड पे इक्विलिब्रियम में, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पिंक वाला है उसका वेपर प्रेशर को PA से डिनोट कर रहे हैं, P0A से। किससे, P0A। और जो आपका वायलेट वाला है या पर्पल वाला है, उसको हम लोग P0B से प्रेशर को डिनोट करें। P फॉर प्रेशर, और कहीं भी नॉट लग गया लड्डू तो वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ में, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, आप लोग, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे वो लिखोगे, आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, आप ऐसे लिखोगे PA मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब। और देखो प्रेशर दो समय होता है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, और बाकी समय पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये तो रोल्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इक्वेशन 2। क्लियर हो गया। अब जाहिर से बात है हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, कांस्टेंट, है ना। तो अब हम सब कुछ बैक कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, स्क्रीन को खाली कर रहे हैं। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो अभी तक। उसके बाद तो हमने क्या लिखा था कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग P0A लिखेंगे, वेपर प्रेशर, ध्यान देना, वेपर प्रेशर, है ना। वहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते थे हेनरी लॉ में, तो हम लोग KH डालते थे। यहाँ पर जो डालेंगे PA है तो P0A बन जाएगा, और PB है तो प्रोपोर्शनल P0B हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। ठीक उसी प्रकार PB जो था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा करके, P0B इंटू काई बी, इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन नंबर बन गया 4। क्लियर है। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब का मीनिंग लिखेंगे कि मतलब PA का मतलब क्या है, P0A का मतलब क्या है, काई ए का मतलब क्या है। तो लिखा कैसे आता है डेरिवेशन, वेयर, जहाँ पर PA इज इक्वल टू PP मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, PB इज इक्वल टू PP मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। क्लियर हो गया। P0A, जहाँ भी नोट लग गया तो वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। ठीक उसी प्रकार P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, ये लिख दिया। चलो, तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया PA बराबर P0A काई ए, PB बराबर P0B काई बी, यही आ रखा है ना, इक्वेशन 3 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट टोटल प्रेशर PT मतलब टोटल प्रेशर, है ना। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ में एक से ज़्यादा गैस है तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं ना, सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग, ऐसे लिखना काई बी के बाद, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग PT इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर, क्या किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, P0A काई ए, और प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है, P0B काई बी। आप लोगों को यहाँ PT मतलब टोटल प्रेशर, आप लोगों को इसी चैप्टर में बताया जा चुका है कि काई ए
प्लस काई बी का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से काई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी हो जाएगा। काई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम काई ए निकालेंगे तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये काई बी प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस काई बी। तो हम क्या करेंगे, काई ए की जगह 1 माइनस काई बी पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। काई ए की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस काई बी पुट करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, काई ए प्लस काई बी बराबर 1, ठीक है। देयरफॉर काई ए बराबर 1 माइनस काई बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया था, 3 4 हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 हो मान लो, ठीक है, 5। तो काई ए प्लस काई बी का वैल्यू 1 है, तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी हो जाएगा ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ काई ए इन इक्वेशन 5, यहाँ पर हम लोग काई ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो करते हैं हिसाब से। तो पी टी था इधर, पी नॉट ए, काई ए की जगह क्या पुट करना था, 1 माइनस काई बी, प्लस क्या था जी, पी नॉट बी काई बी, ठीक है। ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। दोनों में काई बी कॉमन दिख रहा, हाँ सर दिख रहा, ले लो। तो काम क्या करो, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाला है, तो चलो कोई नहीं। पी नॉट ए, काई भी कॉमन ले लिया, काई भी क्या ले लिया, कॉमन, इसको वाला पहले लिख दे रहा है ना, तो काई भी अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, पी नॉट बी, साइन क्या है माइनस का, तो माइनस, यहाँ से काई भी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, पी नॉट ए। यही है आपका डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ। यहाँ पर क्या था, पी टी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस काई बी मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। जहाँ पर पी नॉट कहीं भी ऊपर में लड्डू जैसा चांद जैसा लग गया तो वो वेपर प्रेशर होता है, पी टी मतलब टोटल प्रेशर, और पी ए मतलब प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को रोल्स लॉ का डेरिवेशन क्लियर हो गया है। कहीं भी डाउट है तो पीछे बैक करके वीडियो को ही बैक कर करके देखो, है ना। और अगर उसके बाद भी डाउट नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट कमेंट डाउन, है ना, व्हाट्सएप में कमेंट कर लो, आप लोगों के पास नंबर है। चलो, तो हमारा क्या हो गया, देखते हैं क्या क्या खत्म हो गया। हमने वेपर प्रेशर पढ़ लिया, हाँ सर, इक्विलिब्रियम आया वेपर के द्वारा लिक्विड पे। रोल्स लॉ पढ़ लिया, हाँ सर, कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डेरिवेशन कर लिया, हाँ सर। अब इसके बाद ग्राफ भी पढ़ लो, डेरिवेशन के बाद क्या पढ़ लो, ग्राफ, ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ, रोल्स लॉ का ग्राफ। देखो बच्चों, रोल्स लॉ का ग्राफ अभी अब आपको हम बना करके दिखा दे रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा डीप उसमें अंदर मत चला जाना है कि सर ये ग्राफ में ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको मैथ का स्ट्रेट लाइन आना चाहिए क्लास 11 का, कि सर ऐसा ही क्यों बन रहा है ना। उसके बाद थोड़ा मतलब मैथमेटिक्स 11 का थोड़ा आना चाहिए। तो तुमको मतलब क्या, मैथ तो सॉल्व कर नहीं रहे हो, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो। कभी फुर्सत में जब ऑफलाइन में मिलेंगे तो आप लोगों को बता देंगे कि ऐसा ही क्यों बन रहा है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही स्ट्रेट लाइन क्यों आता है। तो देखो, आपको जब ग्राफ बनाओगे तो आप 2 ठो वाई एक्सिस लोगे, है ना, क्या लोगे, 2 ठो वाई एक्सिस, और एक ले लोगे आप एक्स एक्सिस। यहाँ पर लिखो काई ए काई बी, यहाँ पर भी लिखो काई ए काई बी। मान लो काई ए का वैल्यू 1 है तो काई बी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि काई ए प्लस काई बी का वैल्यू जोड़ करके हमेशा 1 होता है। यहाँ पर काई ए का वैल्यू 0 मान लो तो काई बी का वैल्यू 1 होगा। एनसीईआरटी में आपका ग्राफ दिया हुआ, वही ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। काई ए काई बी करके आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो कैसे अपन कर सकते हैं, आपको 2 वाई एक्सिस में लेना है। एक वाई एक्सिस में लोगे तो इधर लिख दो प्रेशर ऑफ ए, इधर लिख दो प्रेशर ऑफ बी, मतलब वाई एक्सिस में दोनों प्रेशर है, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस में तुम्हारा है वो क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अब काई ए का वैल्यू 1 है तो काई बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर काई ए का वैल्यू 0 है तो काई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफ,
कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो कुछ करना है नहीं, ओरिजिन से शुरू हो, ठीक है, ओरिजिन से, और ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दो। चलो सर पहला चीज़, पहला ग्राफ तो बन गया है ना, ठीक है, पहला ग्राफ मेरा बन गया। तो यहाँ काई ए है ना, काई ए है, तो यहाँ पर तुम लिख दो प्रेशर ऑफ बी। ए है तो तुम ग्राफ लिख देना बी का। कोई दिमाग मत लगाओ क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा तुम लोग को। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, इक्वेशन भी देखना है। वो जो इक्वेशन है ना, वो y इक्वल टू mx प्लस सी को रिजेंबल कर रहा है, और वो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। तो तुमको याद रखना है कि इधर पी ए लिखना है, इधर पी बी लिखना है, ठीक है सर। इधर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है काई वाला। काई ए का वैल्यू यहाँ 1 लेंगे तो काई बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ काई ए का वैल्यू 0 लेंगे तो काई बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 होता है। पहला ग्राफ ओरिजिन से लेकर के ऊपर तक। तो ये ए यहाँ पर काई ए का वैल्यू 1 था ना, तो ये जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर ऑफ बी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग उल्टा, अब हम काई बी का बना रहे हैं, तो जस्ट उल्टा, इसको तुम यहाँ से इस तरीके से जोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर काई बी का वैल्यू 1 है ना, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो प्रेशर ऑफ ए का बनेगा। हाँ सर हो गया, हाँ हो गया। और एक चीज़, अब टोटल प्रेशर मतलब क्या होता है कि पी ए और पी बी दोनों को जोड़ देते हैं, तो ग्राफ में भी जोड़ दो। तो ये जो लाइन बना वो किसका बन गया, टोटल प्रेशर का। तो यही तुम्हारा ग्राफ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 42, फटाक से देख लीजिए, वही आपका पिक्चर है। बनाना कैसे है मैंने आपको दिखा दिया है ना। नहीं समझ में आ रहा तो चलो फिर से देख लेते हैं कैसे करना है सर। सर मैंने एक इधर लिया प्रेशर, इधर एक लिया प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, इसको बोल दिया प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर, इसको बोल दिया प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पर दो चीज़ लिया, काई ए का वैल्यू 1 तो काई बी का वैल्यू 0, क्योंकि दोनों काई का वैल्यू ऐड होके 1 आता है। यहाँ काई ए का वैल्यू 0 तो काई बी का वैल्यू 1। यहाँ काई ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जो ग्राफ बनाएंगे वो ए का नहीं बी का बनेगा, जिसका है उसका उल्टा बनता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब उल्टा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो ऊपर से नीचे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर काई बी का वैल्यू 1 है, तो प्रेशर किसका बनेगा, ए का बनेगा। तो इस तरीके से कर दो, है ना। तो ये किसका बना, ये बन गया प्रेशर ऑफ ए, या यहाँ लिख सकते हो प्रेशर ऑफ ए। अब टोटल प्रेशर क्या होता है, ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये ए वाला का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो बी वाला का है। तो एक इधर टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, दोनों को जा करके मिला दो, तो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ हो गया। तो ये है आपका ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, प्रूफ दैट रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। प्रूफ करना है कि रोल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है, मतलब दोनों लॉ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्लास 12th में पढ़ा होगा। प्रूफ दैट मतलब प्रूफ कुलम्स लॉ बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम का यूज करके कुलम्स लॉ प्रूफ किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि रोल्स लॉ कोई अलग लॉ नहीं है, बस हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है ना, प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन कभी भी तुम्हारा अलग नहीं आएगा, ये हमेशा एक क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ये आने की चांसेस इसकी ज़्यादा रहती है। कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेट रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या होता है, एंड प्रूफ दैट रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये हमेशा 1+2 के साथ में रहेगा, और इसका जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम थोड़ा मोटा मोटी समझाते हैं, है ना, और मोटे मोटे तौर पर, उसके बाद फिर इसका एक्चुअल जो आप लोग पेपर में कैसे लिखोगे वो। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रोल्स, एक तरफ रोल्स लॉ लिख रहे हैं और एक तरफ हेनरी लॉ लिख रहे हैं अपन। इधर लिख रहे हैं हेनरी लॉ और इधर मैं लिख रहा हूँ रोल्स लॉ, ठीक है। तो रोल्स लॉ में क्या तुमको दिखा है कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए। तो पी ए यहाँ भी सेम है, काई ए यहाँ भी काई ए सेम है। मतलब अगर ये जो कांस्टेंट है वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल हो जाए, हेनरी कांस्टेंट के, तो हम लोग क्या बोल देंगे, रोल्स लॉ स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का ही, इफ अगर क्या इक्वल हो जाए, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। तो आपको बस यही लिखना है ना, मोटे मोटे तौर पे, कि इफ दोनों का पहले आप एक्सप्रेशन लिख देना ऐसे, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ काई ए, इक्वेशन नंबर 1, और प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए, इक्वेशन नंबर 2।
चूँकि दोनों इक्वेशन सेम है, क्यों? क्योंकि एल एच एस सेम है, यहाँ भी एल एच एस में प्रेशर ऑफ है, यहाँ भी आर एच एस में प्रेशर ऑफ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम हो जाए, तो पी नॉट ए इंटू काई ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा के एच इंटू काई ए। काई ए कट गया तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए बराबर के एच। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर वी कैन से दैट रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ तभी हो सकता है व्हेन जब हेनरी कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट अगर उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है, बताए थे ना उसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है या एटीएम होता है या बार होता है, उसका वैल्यू अगर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो रोल्स लॉ क्या हेनरी लॉ क्या बन जाएगा? रोल्स लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो प्रूव दैट रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, RAOULTS, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये प्रेशर ऑफ ए या नॉट लग गया इसलिए वेपर प्रेशर, इनटू काई ए। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई ए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम होगा। तो एल एच एस सेम है तो पी नॉट ए इंटू काई ए इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू, सर पे पी नॉट बी नहीं, पी यहाँ था के एच ना, हेनरी लॉ में के एच आता था, के एच इंटू काई ए। कैंसिल करते हैं, किसके कैंसिल हो जाएगा? काई ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू के एच अगर हुआ तो रोल्स लॉ हेनरी लॉ बन जाएगा। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? ये लिखने के बाद देयरफॉर रोल्स लॉ बिकम्स हेनरीज लॉ if vapor pressure of gas becomes equal to Henry's constant of this kh, मतलब हेनरी कांस्टेंट ऑफ दैट गैस। हो गया लास्ट में। सो वी कैन से दैट रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। काम खत्म है ना, आपका 2 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सब कुछ नाम पे ही है। वेपर प्रेशर मतलब वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर लिक्विड पर कब? इक्विलिब्रियम पे। आइडियल मतलब आदर्श। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। क्लास 10वीं कक्षा में आप लोगों का आता है कि आदर्श विद्यार्थी पर लेख लिखे, है ना। तो आइडियल मतलब आदर्श, जो कि सब आदर्श विद्यार्थी किसको कहते हैं? आइडियल स्टूडेंट किसको बोलते हैं? जो सारा रूल्स रेगुलेशन पूरा एकदम रूटीन बना करके अच्छे बच्चे की तरह पढ़ता है। तो कैसा घोल को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे? वैसा घोल जो कि सारा लॉ को फॉलो करेगा। तो अभी इस चैप्टर में कौन सा 2 लॉ है? सर रोल्स लॉ है और हेनरी लॉ है। तो सर दोनों लॉ को फॉलो करेगा? जी हाँ, दोनों लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन सर हम लोग डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ रोल्स लॉ क्यों लिखे हैं कि दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज रोल्स लॉ? अरे पगला, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ एक ही है। रोल्स लॉ बल्कि बड़ा लॉ है। हम ये अभी प्रूव किया ना कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ एक ही है। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए के एच के, हेनरी कांस्टेंट के, तो दोनों इक्वल हो जाता है। मतलब हम लिखना है कि कोई भी ऐसा घोल, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है, आदर्श है, अच्छा सॉल्यूशन है। और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है ना। दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज रोल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिखने का मन है तो लिखना, नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखना, ये आप पर है। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक जरूर लिखना है कि दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज रोल्स लॉ इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन, है ना। इंटायर कंसंट्रेशन मतलब हर एक गाढ़ापन पे, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन कम है, गाढ़ापन कम है तब फॉलो कर रहा है, ज़्यादा गाढ़ापन पे फॉलो नहीं कर रहा है ना। और दैट सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ एट इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, समझा रहे हैं।
मान लो बच्चे कि ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, मान लो, ठीक है ना, लिक्विड ए और लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए का मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड बी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर एक दूसरे को अपन मिला दें, इस दोनों को मिला करके हम बड़ा बीकर में अगर रख रहे हैं, सपोज दैट इसको भी इसमें डाल दिए और इसको भी इसमें डाल दिए, है ना, और टेम्परेचर अभी भी मान लो 20 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट में कोई बदलाव आया, मिलाने से नहीं आया। तो जिसमें हीट में बदलाव नहीं आता है, मतलब जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, नॉर्मल है, उसको आइडियल बोलते हैं, जिसमें बदलाव आ जाएगा उसको नॉन आइडियल। मतलब हीट को या इंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं और चेंज, किसी भी चीज़ का चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन हीट कितना होगा, 0। मतलब घुलने से पहले जितना इन लोगों का हीट था, घुलने के बाद ही उन लोगों का हीट इंथैल्पी उतना ही है, मतलब चेंज इन हीट इंथैल्पी इज़ 0, ठीक है। तो इसमें देयर इज़ नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद हीट में कोई भी चेंज नहीं आता, सेम रहता है, और इसमें चेंज आता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा मिक्सिंग H, डेल्टा मिक्सिंग मतलब चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग 0 होता है, और यहाँ पर नॉट 0 कर लो, है ना। कैसे लिखेंगे सर नॉट 0, डेल्टा H और मिक्स लिखा हुआ तो है ही, यहाँ पर ऐसे काट के देना नॉट 0, है ना। यहाँ पर जहाँ जाए वो नॉट 0, नॉट का साइन नहीं लग पाता MS वर्ड में, इसलिए इसको नहीं लगा पाया, यहाँ लगा लो, है ना। तो यहाँ पर ना ही हीट में चेंजिंग आता, ना ही वॉल्यूम में चेंजिंग आता। वॉल्यूम में मतलब दोनों को मिलाने से पहले जितना वॉल्यूम था, मिलाने के बाद भी उन लोगों का वॉल्यूम सेम ही रहता है, दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं आता है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा मिक्स H 0, डेल्टा मिक्स भी मतलब वॉल्यूम 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा मिक्स H नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्स भी वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा, मतलब PA प्रेशर ऑफ A बराबर P नॉट A काई A, और प्रेशर ऑफ B बराबर P नॉट B काई B। रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A काई A, और PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू काई B, है ना, बस नॉट इक्वल लगा देना। और लास्ट एग्जाम्पल तो देखो, दो अगर एक जैसा है, दोनों अगर एक जैसा चीज़ को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे देखो कार्बन कंपाउंड में याद रखो, कार्बन 4 वालों को क्या बोलते थे, बुटेन, बुटेन नहीं अच्छा प्रोनाउंसिएशन में ब्यूटेन कहते हैं ना। तो ब्यूटेन को अगर हम मान लो एक कार्बन कम वाला से प्रोपेन से मिला दिए, तो अल्केन को अल्केन से ही मिलाए हैं, या अल्कीन को अल्कीन से मिलाओ, या अल्काइल को अल्काइल से मिलाओ, है ना। लेकिन सेम को भाई तुम सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से ही मिलाओ, डबल बॉन्ड को डबल, मतलब एक जैसा जिसका प्रॉपर्टी अगर उसको मिला दिया तो उसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो उसका एग्जांपल क्या है, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन या नियो हेक्सेन, और एन हेप्टेन। तो देखो यहाँ हेक्स है मतलब 6 और यहाँ 7, तो एक ही है, दोनों क्या है, एन है मतलब अल्केन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, हेलो 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 कार्बन याद है, हेलो, जिसमें ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, तो दोनों हेलो कार्बन है ना, हेलो कंपाउंड है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, अगर तुमको याद रखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद, तो ये रट ही जाना, दो अलग अलग प्रकार का अगर हम लिक्विड्स को मिला देते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। एग्जाम्पल क्या लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड, यहाँ लिखा हुआ नहीं है मैं लिख देता हूँ, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद ये क्यों आइडियल होता है, क्यों नॉन आइडियल होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिविएशन। देखो यहाँ पर समझो, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन क्या होता है थोड़ा आज ही बता देता हूँ। बाबू यहाँ पर जो प्रेशर है वो इक्वल आ जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर इक्वल नहीं आ रहा, मतलब या तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन, या तो नॉर्मल से प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर की जान को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो हार्ट एंड सोल है, दिल और आत्मा है, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट जो हमारा है
लेक्चर, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखते हैं कितना लेक्चर लगेगा। तो अगला लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा, आइडियल नॉन आइडियल भी हो जाएगा, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हो जाएगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, हाँ, तो और 2 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब पार्ट 5 और पार्ट 6 जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो डाउट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।